झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लेते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकरते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गरांव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए।
झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमकहराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजदूरों को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालिकन मुझे मार ही डालेंगी। चुराकर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ औंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक आध को सीगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है।
ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दून। वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाएं। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है, तो किनारे हट गया। अरे, यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड से फूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाएं, तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा, तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे।
एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग भोंक दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटे की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी और मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजीहाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं। किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं। फिर बकरियां निकलीं। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं।
तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधुओं के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता, ठठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुबकी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दधियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया कि घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दधियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मार गिरता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए।
दधियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दधियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दधियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दधियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दधियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वहीं पर खड़ा दधियल का रास्ता देख रहा था। दधियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दधियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा। आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा। देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।